लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। सबसे पहले बात अल जजीरा में छपे उस लेख की जो कहता है कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमला किया, जिसमें ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारियों की हत्या, साइबर हमले और सरकारी बिल्डिंगों को निशाना बनाना शामिल था, उसका मकसद सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना नहीं था। असल में इजराइल का इरादा था कि इससे ईरान की सरकार को कमजोर किया जाए और देश के अंदर विरोध भड़क उठे। लेकिन जो हुआ उसका उल्टा। इस हमले के बाद ईरान के आम लोग, यहाँ तक कि सरकार के विरोधी भी इसे देश पर हमला मानकर एकजुट होने लगे हैं। विरोध की जगह अब देश को बचाने की भावना ज्यादा दिख रही है। जो लोग पहले सरकार के खिलाफ बोलते थे, वो भी अब विदेशी हमले के विरोध में खड़े हो गए हैं। लेख बताता है कि इजराइल को शायद लगा था कि हमले से ईरान की सत्ता अंदर से टूटेगी, लेकिन असल में इससे ईरान के लोग और ज्यादा एकजुट हो गए हैं। बाहर से बदलाव लाने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है और वही इस बार होता दिखाई दे रहा है। दुनिया की सबसे खुली और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था कहलाने वाला अमेरिका अब खुद अपनी इंडस्ट्री के फैसले लेने में लग गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की निप्पॉन स्टील को अमेरिका की यूएस स्टील खरीदने की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त पर कि ट्रंप को उस कंपनी में गोल्डन शेयर मिलेगा। अब मतलब ये कि कंपनी के बड़े बड़े फैसले, जैसे प्लांट कहाँ लगेगा, कब बंद होगा, कौन सी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये सब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने स्टील पर 50% टैरिफ भी ठोक दिया है, यानी स्टील महंगा और उसके साथ साथ गाड़ियां, घर, बिजली से लेकर हर सेक्टर की लागत भी बढ़ेगी। संपादकीय साफ कहता है, ऐसा मॉडल पहले भी दुनिया ने देखा है। 1980 से पहले कई देश इसी तरह सरकार से इंडस्ट्री चलाते थे, लेकिन नतीजा भारी घाटा, घटिया काम और जनता पर बोझ। और अब अमेरिका भी उसी पुराने फेल हो चुके रास्ते पर जा रहा है। लेख कहता है, अगर राजनीति के नाम पर आर्थिक फैसले हुए तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं झेलेंगी। अब बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की उस खास रिपोर्ट की जो अमेरिका की वैक्सीन नीति में अचानक हुए बड़े बदलाव को लेकर छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने सीडीसी की पूरी वैक्सीन सलाहकार समिति को हटा दिया है। ये वही समिति है जो तय करती है कि डॉक्टर कौन सी वैक्सीन देंगे और कौन सी बीमा के तहत कवर होगी। अब तक समिति के 17 सदस्यों में से सभी को हटा दिया गया है और उनकी जगह नए लोगों को लाया जा रहा है, जिनमें से कुछ वैक्सीन के आलोचक भी रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर नई समिति ने कोविड, एचपीवी, आरएसवी जैसी वैक्सीनों को हटाया तो आम लोगों को इनका खर्च खुद उठाना पड़ सकता है। इससे अमेरिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति पर गहरा असर पड़ेगा। प्रख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल मीना ने इसे कोड रेड बताया है। उनका कहना है, अगर वैज्ञानिक गाइडेंस की जगह साजिश या राजनीति हावी हो गई तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट साफ तौर पर एक चेतावनी देती है कि वैक्सीन जैसे गंभीर स्वास्थ्य नीति में इस तरह का दखल लंबे समय में लाखों लोगों की सेहत को जोखिम में डाल सकता है। अब बात द गार्जियन की उस खास रिपोर्ट की। यूरोप के कई शहरों में इन दिनों एक नई किस्म की नाराजगी सड़कों पर दिख रही है टूरिस्टों के खिलाफ। स्पेन, इटली और पुर्तगाल जैसे देशों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दीवारों पर लिखा जा रहा है टूरिस्ट गो होम और कुछ जगहों पर गुस्साए लोग पानी की बंदूक से पर्यटकों को भगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद द गार्जियन में छपी ले पैथम की रिपोर्ट सवाल उठाती है, क्या घूमना अब गुनाह है? लेख में साफ कहा गया है, समस्या टूरिस्ट नहीं बल्कि टूरिज्म का मॉडल है, यानी ऐसा ढांचा जो सस्ते किराए के घरों को एयरबीएनबी में बदल देता है, पुरानी बस्तियों को होटलों में, स्थानीय लोगों को उनकी ही जगह से बाहर कर देता है। लेखक खुद एक मोहल्ले की मिसाल देती हैं, जहां पिछले 12 साल में छोटे घर, सस्ते होटल और पारंपरिक रेस्टोरेंट्स गायब हो गए हैं और उनकी जगह आ गया है ऊंचा किराया, महंगे होटल और फ्लैट जो अब टूरिस्टों के लिए हैं। लेख का यह भी कहना है कि इस गुस्से की जड़ें सरकारी नीतियों की नाकामी में हैं। चाहे मैड्रिड हो या बार्सिलोना, नियम तो बनते हैं लेकिन लागू नहीं होते। टूरिस्ट को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि ना सरकारें सही प्लानिंग कर रही हैं, ना शहरों में मध्यम वर्ग के लिए होटल बन रहे हैं। लेख कहता है, समाधान टूरिज्म को बंद करना नहीं बल्कि उसे संतुलित बनाना है। सरकारें गैर कानूनी रेंटल्स पर लगाम लगाएं और ऐसा ढांचा तैयार करें जिसमें टूरिज्म से आम लोगों का जीवन बेहतर बने, ना कि और मुश्किल।
साथ ही पर्यटकों को भी समझदारी दिखानी होगी, जैसे जिम्मेदारी से यात्रा करना, सही समय और सही जगह चुनना और स्थानीय संस्कृति की कद्र करना। लेख का सार यही है कि अगर नीति और व्यवहार दोनों में सुधार लाया जाए तो टूरिज्म स्थानीय लोगों के जीवन को बिगाड़े बिना आर्थिक विकास का माध्यम बना रह सकता है। क्या विदेशों में दी जाने वाली मदद बेकार जाती है? इस सवाल पर कई अमीर देशों ने हाल के वर्षों में अपनी जेब कस ली है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अब गरीब देशों को पहले जितना आर्थिक सहयोग नहीं दे रहे। वजह बताई जाती है बजट की तंगी, सैन्य खर्च बढ़ना या एड में भ्रष्टाचार। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के लेखक एडुआर्डो पोर्टर कहते हैं ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। लेख में कहा गया है कि कई अमीर देश अब विदेशी मदद कम कर रहे हैं और वजह बताते हैं बजट की कमी। लेकिन ये सोच खतरनाक है, बहुत गलत है। वे आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि पिछले 20 से 25 साल में गरीब देशों में बड़ी तरक्की हुई है, मात्र मृत्यु दर गिरी है, औसत जीवन बढ़ा है, HIV और कुपोषण में कमी आई है और इसमें विदेशी मदद का बड़ा योगदान रहा है। एड गरीबी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन जिंदगियां जरूर बदल सकता है। आज जब महामारी, कर्ज और जलवायु संकट ने गरीबी बढ़ाई है, तब मदद और जरूरी हो गई है। भ्रष्टाचार की बहस को लेकर लेखक कहते हैं, हाँ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन ये पूरी मदद रोकने का बहाना नहीं होना चाहिए। अगर अमीर देश पीछे हटेंगे तो गरीब देश अब तक की तरक्की भी खो देंगे। विदेशी मदद को बर्बादी समझना एक खतरनाक सोच है जो दुनिया को और असमान बना देगी। ये लेख हमें याद दिलाता है कि मदद बंद करना समाधान नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। द टेलीग्राफ का संपादकीय कहता है, कागज पर सुरक्षा, जमीन पर सवाल। भारत ने सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों में जरूर छलांग लगाई है। ILO की रिपोर्ट कहती है कि 94 करोड़ लोग अब इसके दायरे में हैं। लेकिन द टेलीग्राफ का संपादकीय सवाल करता है, क्या ये सुरक्षा जमीनी हकीकत में दिखती है? लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश के 53% वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र के 80% से ज्यादा मजदूर पूरी तरह सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, जिनकी पहुंच और बजट दोनों सीमित हैं। गिग वर्कर्स के लिए बनाए गए कानूनों में अस्पष्टता है और लाखों खेतिहर मजदूर व घरेलू कामगार अब भी हाशिए पर हैं। वृद्धावस्था पेंशन आज भी 200 रुपए प्रतिमाह पर अटकी है। संपादकीय की राय साफ है, भारत को अब केवल योजनाएं गिनाने के बजाय ये सुनिश्चित करना होगा कि वे योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचें। सामाजिक सुरक्षा को कानूनी गारंटी बनाना और संतोषजनक जीवन को भी सुरक्षा का पैमाना बनाना आज की जरूरत है। अब बात प्रभात खबर में देवकीनंदन खत्री की जयंती के मौके पर छपे उस लेख की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण प्रताप सिंह लिखते हैं कि खत्री वो लेखक थे जिनकी रचना चंद्रकांता ने इतनी शोहरत पाई कि खुद लेखक का नाम उसके पीछे छिप गया। लोग तो इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखने लगे, लेकिन अफसोस कि साहित्य की दुनिया ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। लेख बताता है कि हिंदी के बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रकांता को सिर्फ एक किस्सा गोई मानकर साहित्य में उसका दर्जा ही नकार दिया, जबकि वो खुद भी मानते थे कि इस उपन्यास ने हिंदी को सबसे ज्यादा पाठक दिए। लेख में यह भी बताया गया कि खत्री को न सिर्फ कथानक को लेकर बल्कि भाषा को लेकर भी आलोचना झेलनी पड़ी। कई साहित्यकारों ने तो उनकी भाषा को हिंदी मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो हिंदुस्तानी है। इन सब का जवाब खत्री ने भी दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रकांता कल्पना और मनोरंजन के लिए लिखा गया था, ठीक वैसे ही जैसे पंचतंत्र बच्चों की शिक्षा के लिए। उनका मानना था कि कल्पना पर कोई बंदिश नहीं हो सकती और उनकी रचना तो उस कल्पना का एक छोटा सा नमूना भर है। लेख का भाव यह है कि देवकीनंदन खत्री भले ही आलोचकों के बीच विवाद का विषय रहे हों, लेकिन पाठकों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया। उनकी कल्पना, भाषा और तिलिस्मी शैली ने हिंदी साहित्य को नया विस्तार दिया और आज भी चंद्रकांता का नाम आते ही खत्री का जादू जिंदा हो उठता है। अब बात जनसत्ता में छपे उस संपादकीय की जिसका शीर्षक है मनमानी के विरुद्ध। जनसत्ता ने कमल हसन की फिल्म ठग लाइफ के विरोध को सिर्फ एक कलाकार की आलोचना नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और बौद्धिक विमर्श की जगह पर सवाल उठाने वाला मामला बताया है। अगर किसी को कमल हसन की किसी बात से दिक्कत है तो उस पर बहस होनी चाहिए, ना कि फिल्म पर रोक लगनी चाहिए। जब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो फिर राज्य सरकार या किसी संगठन को उसे रोकने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि लोगों को फिल्म देखने से रोका नहीं जा सकता। सरकार किसी की धमकी या दबाव में आकर फिल्म को बैन नहीं कर सकती। ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।